संसद में, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में ऑपोजिशन बचे ही ना, एक ही सरकार के सारे सांसद बन जाएं, तो क्या संविधान को पूर्ण तरीके से बदला जा सकता है? और इस सवाल के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के संविधान की रीढ़ की हड्डी है बेसिक स्ट्रक्चर। अभी रीढ़ की हड्डी में क्या क्या अलग अलग टुकड़े हैं। पहला टुकड़ा है जुडिशियल रिव्यू, कि सरकार यदि चाहे और बोले कि ये मामला जजेस के सामने नहीं जा सकता तो ये माननीय नहीं होगा। डेमोक्रेसी, मतलब सरकार यदि चाहे कि हमें इलेक्शन कराना ही नहीं है और सरकार बनानी है तो ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि डेमोक्रेसी और इलेक्शंस जो हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर है। इसी में सवाल आया सेक्युलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता, कि क्या इसे हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है यदि सरकार चाहे, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया कि ऐसा नहीं किया जा सकता, कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देती हूं, मुझको मजहब के तराजू में ना तौला जाए, मैंने इंसान रहने की कसम खाई है, मुझे हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। आरएसएस जो सबसे बड़ा अपने आप को धर्म का परचम लहराते हुए वाला संस्था मानता है, उसका कोई लीगल एंटिटी या लीगल रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। हकीकत छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और सुगंध आ नहीं सकती कागज के फूलों से। ये कागज, हमें डरना नहीं है पर लड़ना तो पड़ेगा, और तक हम भारत के लोग जिंदा रहेंगे, हमारा संविधान जिंदा रहेगा। संविधान की आत्मा कहती है कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देती हूं, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देती हूं, मुझको मजहब के तराजू में ना तौला जाए। मैं तुम्हें, संविधान की आत्मा कह रही है, गौर कीजिएगा, कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देती हूं, मुझको मजहब के तराजू में ना तौला जाए, मैंने इंसान रहने की कसम खाई है, मुझे हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। आज जिन दो शब्दों पर हम बात कर रहे हैं, समाजवाद और सेक्युलरिज्म, पहले सेक्युलरिज्म वर्ड को थोड़ा सा उसका संधि विच्छेद करना चाहते हैं। हमेशा आमतौर की भाषा में धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मान लिया जाता है सेक्युलरिज्म को। यहाँ पे संविधान के पर्सपेक्टिव से कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की कमी लगती है। सर्वप्रथम उस डेफिनेशन पर बात कर लेते हैं। यदि आप प्रियम्बल देखेंगे तो आज, जैसे कि कई वक्ताओं ने आपको बताया, कि 48 साल पहले 42वें संशोधन से 1977 में ये दो शब्द जोड़े गए। अब अंग्रेजी में शब्द जुड़ा सेक्युलरिज्म, हिंदी में शब्द जुड़ा पंथ निरपेक्ष, और अक्सर हम देखते हैं कि धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष को एक मान लिया जाता है। इसमें संविधान की बात पहले समझने। देखिए, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? संविधान का वो तौर तरीका जो फ्रांस में अपनाया जाता है। मतलब ये कि आपका धर्म आपके घर की चार दीवारों के बीच में होना चाहिए, उस धर्म का राज्य से कोई लेना देना नहीं है। यह होता है धर्मनिरपेक्ष। एक दूसरा शब्द है जिसे प्रियम्बल में हिंदी में लिख दिया गया, पंथ निरपेक्ष। अब पंथ जो है उसकी डेफिनेशन धर्म से बड़ी व्यापक है। धर्म मतलब जो धर्म हम जानते हैं, लेकिन पंथ मतलब रिलीजियस सेक्ट, डिनोमिनेशन, बिलीफ, फेथ, ये सब कुछ पंथ में आ जाता है। पंथ निरपेक्ष का मतलब जो भारत में माना गया, जब उसे प्रियम्बल में, प्रस्तावना में जोड़ा गया, कि राज्य किसी भी पंथ में बराबरी के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करेगा, मतलब सभी पंथों का बराबरी से सम्मान करेगा। ये शब्द बराबरी या अंग्रेजी इक्विवेलेंट इक्वालिटी इंपॉर्टेंट है, इस पे फिर आऊंगी। और जो सेक्युलरिज्म वर्ड है इंडिया में, ये यूनिक है, क्योंकि ये सिर्फ एक शब्द मात्र नहीं है, ये सदियों का इतिहास अपने आप में लिया हुआ है। और भारत की खूबसूरती भी तो देखिए, कि भारत कहें, हिंदुस्तान कहें, इंडिया कहें, लेकिन किस शब्द पे बातचीत हो रही है? सेक्युलरिज्म। ये सेक्युलरिज्म अमेरिका का सेक्युलरिज्म नहीं है, ये चाइना का सेक्युलरिज्म नहीं है, चाइना के सेक्युलरिज्म पे आऊंगी, ये चाइना का सेक्युलरिज्म नहीं है, ये फ्रांस का सेक्युलरिज्म नहीं है, ये पाकिस्तान के संविधान की बात नहीं है, ये भारत के संविधान की बात है, जहां पे सेक्युलरिज्म का मतलब ये कि राज्य सभी धर्म के लोगों को, सभी पंथ के लोगों को एक नजरिए से देखेगा। लेकिन ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। अब एक जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे करना चाहती हूं वो ये, कि आखिर कब वो दिन आएगा जब आप और हम मिलकर धर्म की चर्चा नहीं कर रहे होंगे।
जब हम चर्चा कर रहे होंगे कि बाहर सांस लेने के लिए जो हवा है वो इतनी जहरीली क्यों है, जब हम ये चर्चा कर रहे होंगे कि हर व्यक्ति को बराबर का दर्जा, बराबर से नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, क्यों बच्चे जो हैं वो जहरीला पानी पीकर अपनी जान खो बैठ रहे हैं, इन मुद्दों पे बातचीत ना होकर लगातार धर्म की बातचीत जो हो रही है, इसके पीछे की राजनीति समझना पड़ेगी। देखिए, क्या आपके जहन में ये सवाल आया कि भारत और चीन पे अक्सर बात होती है, लेकिन क्या अभी कभी आपने किसी भी समाज के किसी प्लेटफॉर्म पे, मीडिया में, न्यूज़पेपर में ये पढ़ा कि चाइना में धर्म पर बात हो रही है? तो क्या आपको उत्सुकता नहीं होती कि क्या चाइना में धर्म मानने वाले लोग नहीं हैं? चाइना में क्रिश्चियंस भी हैं, इस्लाम फॉलो करने वाले भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, कन्फ्यूशनिज्म को मानने वाले लोग भी हैं, लेकिन चाइना की पॉलिसी बहुत साफ है कि जहां राज्य के मुद्दों की बात आएगी वहां पे स्टेट रिलीजन को रेगुलेट कर दिया जाएगा। मतलब क्या कि चाइना में यदि कोई धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसे स्टेट के साथ पहले अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। और यहां आरएसएस जो सबसे बड़ा अपने आप को धर्म का परचम लहराते हुए वाला संस्था मानता है, उसका कोई लीगल एंटिटी या लीगल रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों? 2-3 सवाल हैं जो मुझे लगता है कि आज हमें एड्रेस करना चाहिए संविधान पर्सपेक्टिव से। पहला ये कि 1976 में जो ये 2 शब्द जोड़े गए, इनको जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहली बात तो ये कि जब हमको बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, क्या उस बर्थ सर्टिफिकेट पे ऑक्सीजन अलग से लिखा होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि जिंदगी का अजम्पशन ही है कि जिंदगी बिना ऑक्सीजन की नहीं हो सकती। भारत के संविधान में उसी प्रकार से ये अजम्पशन था कि चूंकि पूरे संविधान की जो फाउंडेशन है उसका एक मजबूत पिलर है बराबरी या इक्वालिटी, उस इक्वालिटी के बिना भारत का संविधान हो ही नहीं सकता। और उस इक्वालिटी शब्द में समाजवाद भी सम्मिलित है और सेक्युलरिज्म भी सम्मिलित है। अब आप पूछेंगे कैसे? आप मुझे एक बात बताइए, कानूनी बात को 1 मिनट के लिए बाजू में रख दीजिए, मैं आपसे सवाल करती हूँ। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में अंदर आए तो बाहर हमने देखा कि कुछ गार्ड साहब अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं। क्या आप चाहते हैं, आप अलग अलग धर्म के लोग इस हॉल में उपस्थित हैं, मैं आपसे पूछती हूँ, हाथ उठाकर मुझे जवाब दीजिएगा, क्या आप चाहते हैं कि वो जो गार्ड साहब बाहर ड्यूटी बजा रहे हैं ताकि हम ये चर्चा अंदर कर पाए, उनके लिए अलग कानून होना चाहिए और हमारे लिए अलग कानून? ऐसा किसी को लगता है यहाँ पे? नहीं। क्या आपको ऐसा लगता है कि जब हम किसी सरकारी नौकरी के लिए इंटरव्यू करने जाएं या देने जाएं तो हमसे ये पूछा जाए कि आपका धर्म क्या है? क्या आप ऐसा देश चाहते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि आपका घर जो मजदूर बना रहा है उसके लिए एक अलग कानून एप्लीकेबल हो? क्या ऐसा कोई चाहता है यहाँ पर? तो हमारे विचार में ही बराबरी की आधारशिला है और आरएसएस और भाजपा वालों के पास बराबरी उन्हें बहुत तकलीफ देती है। वो नहीं चाहते कि एक धर्म में भी सभी जात के लोग बराबर हों। वो नहीं चाहते कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर से सम्मान मिले। तो बराबरी आरएसएस और भाजपा की डिक्शनरी में शब्द नहीं है। अब उस बराबरी को हटाने के लिए सबसे पहले यूज किया जा रहा है हमारे धर्म का। क्यों? क्योंकि हमारा धर्म हमारी इमोशनल आइडेंटिटी भी है और इसलिए लगातार बार 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 सेक्युलरिज्म के शब्द पर ये नया विवाद खड़ा कर जो गहन मुद्दे हैं इस देश के सामने, उन पर से हमारा विचार हटाने की कोशिश की जा रही है। जब पंकज जी ने अपनी बात रखी थी तो उन्होंने कहा था कि केशव नंदा भारती पर मैं छोटी सी बात आपको समझाऊंगी। आप सबने केशव नंदा भारती जजमेंट का नाम सुना है? सबने सुना है कि आज तक के संविधान इतिहास को उठा ले तो केशव नंदा भारती सबसे महत्वपूर्ण जजमेंट है। 2 मिनट में समझाने की कोशिश करती हूँ कि मामला क्या था, ताकि आप जब इस हॉल से बाहर जाएं और किसी को समझाना चाहें कि केशव नंदा भारती जजमेंट क्या था, आप बिना लीगल भाषा में फंसे उस जजमेंट को समझा पाएंगे। केशव नंदा भारती जजमेंट आया 1973 में, ठीक है। 7 जजेस ने ये कहा कि कितनी भी मेजॉरिटी वाली सरकार हो, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बदल नहीं सकती, लेकिन 6 जजेस ने ये कहा कि बदल सकती है। मतलब ये जो लड़ाई है ये इतने कांटे की चल रही है।
हमारा देश केशव नंदा भारती के इस 7 और 6 के बीच में जूझ रहा है। अब फैक्ट्स क्या थे उस मामले के? केशव नंदा भारती जो हैं वो एक केरला के छोटे से धार्मिक मठ के मठाधीश थे। केरला सरकार एक कानून लेकर आई कि सरकार जितनी भी बड़ी जमीनें हैं, लैंड होल्डिंग्स हैं, उनको कैप्चर कर सकती है और बिना किसी परमिशन के, और इसमें धार्मिक मठों की जमीन भी शामिल थी। अब केशव नंदा भारती जी ने यह सवाल करा, ऊपरी तौर पर देखने पे ये लड़ाई ऐसा लगता है कि जमीन की लड़ाई है। उन्होंने कहा मुझे जमीन को अभी बाजू रखो। मेरा और महत्वपूर्ण सवाल है कि यदि कल संसद में, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में ऑपोजिशन बचे ही ना, एक ही सरकार के सारे सांसद बन जाएं, तो क्या संविधान को पूर्ण तरीके से बदला जा सकता है? और इस सवाल के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के संविधान की रीढ़ की हड्डी है बेसिक स्ट्रक्चर। अभी रीढ़ की हड्डी में क्या क्या अलग अलग टुकड़े हैं। पहला टुकड़ा है जुडिशियल रिव्यू, कि सरकार यदि चाहे और बोले कि ये मामला जजेस के सामने नहीं जा सकता तो ये माननीय नहीं होगा। डेमोक्रेसी, मतलब सरकार यदि चाहे कि हमें इलेक्शन कराना ही नहीं है और सरकार बनानी है तो ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि डेमोक्रेसी और इलेक्शंस जो हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर है। इसी में सवाल आया सेक्युलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता, कि क्या इसे हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है यदि सरकार चाहे, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया कि ऐसा नहीं किया जा सकता। तो फिर आप कहेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट 1973 में बोल ही चुका है तो फिर हमें डरने की क्या बात है? क्या आज भाजपा और आरएसएस वालों के तेवर देखकर हमें ये डरना चाहिए कि ये लोग यदि चाहें तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी पलट सकते हैं? क्या ये पार्ट 3 मतलब फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर को हटा सकते हैं? यदि आप ये सवाल मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगी हमें डरना नहीं चाहिए, पर हमें लड़ना तो पड़ेगा। हमें डरना नहीं है पर लड़ना तो पड़ेगा। और उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, और इसमें मैं एक छोटी सी कहानी आपको और सुनाना चाहती हूँ। हम सब ने हिटलर का नाम सुना है, हमें पता है कि हिटलर कितना बड़ा तानाशाह था, पर आज की सभा में हिटलर की एक स्ट्रैटेजी मैं आपके सामने लाना चाहती हूँ। थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे, बहुत संक्षिप्त में कहानी तौर पर। हिटलर ने सबसे पहले 1919 में एक वेमार संविधान बना जर्मनी में। वेमार जर्मनी का एक शहर का नाम है, वहां पे इसको साइन किया गया तो कहा गया वेमार कॉन्स्टिट्यूशन। ये कब बना? 1919 में। 1919 में इस वेमार कॉन्स्टिट्यूशन का एक अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 48, ठीक है, अनुच्छेद 48। इसमें क्या कहा गया कि हिटलर जब चाहे और जैसा चाहे वैसा कानून बना सकता है, संविधान की जरूरत नहीं है। यदि कोई इमरजेंसी है तो वो फोर्स का भी इस्तेमाल कर सकता है, और वो फोर्स से जो चाहे वो राष्ट्र के स्तर पर कर सकता है। मतलब आपने पूरा संविधान बना दिया। याद रखिएगा, वेमार संविधान में भी फंडामेंटल राइट्स थे, वेमार संविधान में भी जुडिशियल रिव्यू था, लेकिन वहां पे एक दरवाजा खोल दिया गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं 1933। आप में से कई लोगों ने सुना होगा राइक्सटैग की फायर, मतलब राइक्सटैग क्या है? जर्मनी का पार्लियामेंट की बिल्डिंग का नाम। 1933 में वहां पे घनी आग लगती है, और उसके बाद हिटलर कहता है कि हमारा देश खतरे में है। और चूंकि हमारा देश खतरे में है, उन्होंने क्या कहा था हिटलर ने कि कम्युनिस्ट ने आग लगाई है, कम्युनिस्ट लोगों से हमारा देश खतरे में है, और अब चूंकि देश खतरे में है हमें क्या इस्तेमाल करना है? आर्टिकल 48। इसी के मद्देनजर उसने एक कानून लेकर आया जिसको संक्षिप्त में कह ले एनेबलिंग एक्ट, कि ये जो वाइमार का कॉन्स्टिट्यूशन है इससे और अधिक पावर हिटलर ने खुद के पास से ले लिए, एनेबलिंग एक्ट 1933 से। अब ये मैं आपको 1933 हिटलर की कहानी क्यों सुना रही हूँ? एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु समझाने के लिए कि कोई तानाशाह ये नहीं कहता कि मैं संविधान को नहीं मानूंगा, कोई तानाशाह ये नहीं कहता कि संविधान को बदल दो। तानाशाह संविधान को बदलता है धीरे धीरे कानून के ही माध्यम से। तो आज जो हम सुप्रीम कोर्ट में, जुडिशरी में, पार्लियामेंट में, एग्जीक्यूटिव में देख रहे हैं, आप उस दिन का इंतजार मत करिए जब आपको सुनना पड़ेगा कि संविधान हटा दिया, अबॉलिश कर दिया। ऐसा नहीं होने वाला। ये लड़ाई हर दिन लड़ी जा रही है आरएसएस और भाजपा वालों के द्वारा कि छोटे छोटे कानून को लेकर ये पूरे देश के संविधान का जो ढांचा है
उसकी आधारशिला है, उसको खत्म कर देना चाहते हैं। तो जब हम अपने घरों में बैठकर आराम फरमा रहे हैं, तब भाजपा वाले लोग संविधान की हत्या हर दिन कर रहे हैं और कानूनों के माध्यम से कर रहे हैं। इसलिए आप और हम अब उस कंफर्ट में नहीं जी सकते जहां हम कहें कि अरे संविधान ये तो वकीलों की बात है, अरे संविधान ये तो बड़े लोग बात करेंगे, आपका हमारा क्या। इसलिए ये जो दो शब्द हैं, हम भारत के लोग, जब तक हम भारत के लोग जिंदा रहेंगे, हमारा संविधान जिंदा रहेगा। एक अंत में, क्योंकि एक शब्द है जिसपे ज्यादा बात नहीं हुई, समय कम है, पर जल्द से समझाने की कोशिश करती हूँ। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी? हिंदी में संवैधानिक नैतिकता। अभी आपकी नैतिकता और मेरी नैतिकता तो अलग अलग होगी, तो संवैधानिक नैतिकता क्या है? संवैधानिक नैतिकता का मतलब कि आपकी धार्मिक, सामाजिक या और कोई पर्सनल जो नीति है, वो संविधान की नैतिकता नहीं है, वो आपकी नैतिकता है। संविधान की नैतिकता का यदि एक लाइन में व्याख्या करूं तो ये होगा कि यदि 99% लोग भी कहें किसी एक बात को और वो संविधान की बात से परे है, तो उस एक व्यक्ति की बात मानी जाएगी, 99% की बात नहीं मानी जाएगी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मीन्स that power has to be limited, it has to be regulated. Any power with anybody which is without limitations is not constitutional morality. Constitutional morality का मतलब है सीमाएं, बंदिशें, और क्या बंदिशें? जो केशव नंदा भारती में लिख दी गई। अब जरूरी ये है कि आप और हम मिलकर ये सवाल करें कि क्या इस सेक्युलरिज्म की लड़ाई को लड़ने के लिए हम बाकी लोगों पर ये लड़ाई छोड़ देंगे या हम खुद इसके लिए खड़े होंगे। भाजपा वाले जो अपने आप को राष्ट्रवाद बताते हैं, हिंदू बताते हैं, मैं ये कहना चाहती हूं कि मेरा एक हिंदू परिवार में जन्म हुआ, लेकिन मेरे लिए संविधान से ऊपर और कुछ नहीं। और भाजपा और आरएसएस वालों के लिए मैं सिर्फ आखिरी में 2 लाइनें कहना चाहूंगी कि हकीकत छुप नहीं सकती, हकीकत छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, हकीकत छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और सुगंध आ नहीं सकती कागज के फूलों से। ये कागज के फूल हैं, ये चले जाएंगे, एक दिन इतिहास इन्हें कचरे के डब्बे में डाल देगा, लेकिन आपके और हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो धरा है, ये महकती रहनी चाहिए और यहाँ पर प्यार मोहब्बत बरकरार रहना चाहिए। आखिरी में सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि आज ज्योतिबा फूले जी की जयंती है और शहनवाज भाई की सब लोगों ने तारीफ करी। मैं आज क्या, भारत जोड़ो यात्रा में बहुत सारे भारत यात्री थे जो कन्याकुमारी से कश्मीर चले, लेकिन कोई एक शख्स है, मुझे इस मंच से खड़े होकर बोलने में कोई दो राह नहीं है कि जिनसे सबसे ज्यादा मैंने भारत जोड़ो यात्रा में सीखा, तो वो मेरे बड़े भाई शहनवाज भाई। लेकिन छोटी बहन होने के नाते मेरी आपसे कंप्लेंट भी है कि अगली बार जब ये संगोष्ठी होगी, और मैं जिम्मेदारी भी ले रही हूँ कंप्लेंट करने के साथ साथ, मुझे यहाँ पर और बहनें देखना है, क्योंकि अब ये समय है कि जब हम बराबरी की बात करें तो हम बहनों को पीछे नहीं रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।